हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के ऐप में वरुण बैच के अंदर। मेरा नाम है युकुमार श्रीन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हो। तो बच्चों, आज है लेक्चर नंबर 3 रे ऑप्टिक्स का। चलिए फिर इंतजार के इस बात का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप जहां पर भी वहीं पर बैठे रहिए और बच्चों मेरे साथ लेक्चर को स्टार्ट कर दीजिए। कह दीजिए क्या? जय लॉजिक। हमेशा लॉजिक लगाते रहें, हमेशा लॉजिक लगाते रहें, हमेशा लॉजिक लगाते रहें। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। एन एरो ऑब्जेक्ट इज व्यूड थ्रू अ बेंट मेटल ट्यूब विद द हेल्प ऑफ 4 प्लेन मिरर्स ए बी सी डी। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। एवरी मिरर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the horizontal. Which of the following represents the correct images found by the mirror in sequence? ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा। आइए इसके सोल्यूशन पे वर्क करते हैं। तो क्या होगा इसका सोल्यूशन? तो देखिए, जो ये प्लेन मिरर है जब भी इमेज फॉर्म करता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है वो बराबर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर है। तो यहां पर ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, इस बिंदु की इमेज ऐसे बनेगी और बिल्कुल ये मिरर है ऐसा का ऐसा। ठीक है ना, मतलब ये कहिए कि जिस प्रकार से ये एरो है तो बिल्कुल ऐसा एक और एरो हम यहां पर बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब देखेंगे तो ये देखिए इसकी प्रॉपर ये इमेज बन रही है। ये बनाई कैसे गई है? हर एक की इंडिविजुअल। जैसे इस बिंदु की इमेज ये होगी, ठीक है, और ये जो मान लीजिए टिप है तो टिप की इमेज ऐसे है। तो मैं किसी एक पॉइंट की इमेज बनाना तो जानता ही हूं, तो मैं किसी एक्सटेंडेड बॉडी की इमेज भी बहुत आसानी से बना सकता हूं। उसके लिए मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि डिफरेंट पॉइंट्स कहां पर हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स की इमेज मैं आराम से बना सकता हूं क्योंकि इंडिविजुअल पॉइंट्स की मेरे को आती है। तो देखिए, पहली कैसी होनी चाहिए? ऐसी। तो आंसर हमारे पास आ चुका है 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। बात ही खत्म है ना। पहले वाला कैसा होगा? ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, बस खत्म। बाकी ऑप्शन तो ऐसे है ही नहीं। ठीक है, तो हो गया सवाल खत्म। आगे नेक्स्ट कह रहा है, वाइल फिशिंग फ्रॉम अ डॉग यू सी अ फिश इन द वाटर। फॉर दिस यू कैन यूज आइदर अ बो, एन एरो और अ लेजर गन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी यू मस्ट फॉलो। तो आइए क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट दिया, कॉपी करते हैं, सोल्यूशन पे वर्क करते हैं। तो कह रहा है कि अगर किसी आप फिश को किसी डॉग से, मतलब आप डॉग का मतलब है किसी किनारे जहां पर मान लीजिए समंदर है और जमीन है और आपको एक कोई फिश दिखती है। फॉर दिस यू कैन यूज आइदर अ बो, एरो और अ लेजर गन। विच इज द फॉलोइंग स्ट्रेटजी यू मस्ट फॉलो। पहला, एम द एरो एज वेल एज द लेजर गन बोथ एट द फिश। देखिए, जो लेजर गन है वो रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो करेगी और जो एरो है, क्या वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा? एरो नहीं करेगा, क्योंकि एरो जो है वो तो सीधा चला जाए। ठीक है, अब पहले तो हम इस चीज को समझते हैं कि सिचुएशन है कैसी। वाइल फिशिंग फ्रॉम अ डॉक, यानी कि आप जमीन के ऊपर हैं, यू सी अ फिश इन वाटर। फॉर दिस यू कैन यूज आइदर अ बो, एन एरो और अ लेजर गन। ठीक है ना, बो एंड एरो मतलब धनुष बाण का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए जरा सिचुएशन को देखते हैं कैसी है। तो सिचुएशन बच्चों ऐसी कुछ है। ये रहा डॉक, यहां पर कोई इंसान है और अब वो समंदर में देख रहा है या नदी में देख रहा है किसी फिश को। तो ये रही वो फिश। अब फिश से जो है रेस जाएंगी, है ना। तो देखिए फिश से जो है एक रे हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए फिश से ये रे आई। अब जो ये रे है ये क्या करेगी? बेंड किधर तरफ करेगी? देखिए डेंसर से रेयर जा रही है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाए ऐसे कुछ। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो है ये रे जाएगी और ये देखिए बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस प्रकार से ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला केस होगा। लेकिन आपको अगर इमेज बनानी है तो ऑब्वियसली एक रे से तो बनेगी नहीं, तो एक रे और हम यहां पर ले लेते हैं। तो जब मैं एक रे और लूंगा इसके साथ भी क्या होगा? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होने वाला है और इस प्रकार से हमारी आंखों पर ये 2 रेज आ जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरी रे पैरों पे आ रही है।
हाँ मतलब डायग्राम बनाया है क्योंकि सिर्फ 2 रे नहीं होती, इन्फिनाइट रेज होती है। तो यहाँ से आप इन्फिनाइट रेज लोगे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो कि थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ऊपर भी जाता है, हल्का सा लेफ्ट में भी जाता है, यहाँ कहीं हो जाएगा, तो ये इमेज एक बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो अब अगर एरो आप चलाओगे, ठीक है ना, तो आपने एरो चलाया, तो एरो आपने चलाया क्योंकि आपको यहां पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो जैसे ही आप एरो चलाओगे तो ये ऐसे चला जाएगा, यानी कि मिस हो गया। तो जो टारगेट अगर आपको करना है तो कैसे करें, तो हम चाहते हैं कि हम इमेज पर फोकस करें, तो वी वांट टू फोकस ऑन द इमेज। तो क्या करें कि जहां पर आपको इमेज दिख रही है उसके क्या करो, थोड़ा सा नीचे अगर आप फायर करोगे तो क्या होगा, फिश को लग जाएगी। तो एरो जो है वो थोड़ा सा नीचे आपको फायर करना चाहिए ताकि इमेज जो है उसके नीचे जो ऑब्जेक्ट असली में छुपा हुआ है हम उसको टारगेट कर पाए। तो आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। एम द एरो एज वेल एज द लेजर गन बोथ एट द फिश, मतलब लेजर गन भी फिश पर एरो फिश पर कर दीजिए, मतलब आपकी जो लेजर गन है वो फिश पर मतलब जा रही है और एरो भी। तो ऐसे में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो लेजर लाइट होगी वो तो बेंड कर जाएगी, तो आप जहां पर एम कर रहे हो वहां पर आपको जो है नहीं चलाना चाहिए एरो, ठीक है ना। एम द एरो बिलो द फिश एंड द लेजर गन एट द फिश, एम द एरो बिलो द फिश एंड द लेजर गन अबव द फिश, एम द एरो अबव द फिश एंड लेजर गन बिलो द फिश। तो अब लेजर गन की अगर हम बात करें तो देखो ये ग्रीन कलर की लेजर है, उसके साथ क्या होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को वो फॉलो करेगी। तो अगर आप लेजर गन फेंकेंगे तो यहां से वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को फॉलो करने वाली है। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को फॉलो करने वाली है तो आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हैं सर, कि जो लेजर लाइट है वो इसको फोकस करेगी, मतलब जब आप यहां से लेजर चलाएंगे तो वो आएगी तो किस पर, फिश पर। और आपको जो एरो चलाना चाहिए वो कहां पर चलाना चाहिए, एरो जो है वो चलाना चाहिए जहां पर लेजर गन है, लेजर की जो गन होगी, जो लेजर की एक तरह से कह लीजिए जो हमें यहां पर दिख रही होगी वो ये दिख रही होगी। क्यों है ऐसा, क्योंकि आप ये कहिए कि जो हम फिश को देख रहे हैं तो फिश को चमकता हुआ हमें देखना है, तो फिश के ऊपर हमने लेजर डाल दी तो अब हमें फिश दिख गई, लेकिन जो फिश हमें दिख रही है क्योंकि हम तो पानी के बाहर है तो वो हमें इमेज दिख रही है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। ऑब्जेक्ट किधर छुपा हुआ है, थोड़ा सा नीचे। तो आप क्या करें, थोड़ा सा नीचे इसको एरो को चलाइए, एरो जो है थोड़ा सा नीचे आप चलाएंगे तो क्या होगा कि इसको ऑब्जेक्ट को हिट कर जाएगा। अगर आपने एरो बिल्कुल जहां पर लेजर है वहां पर चला दी तो वो इमेज को हिट करेगी। कईयों के मन में हो सकता है कि सर देखो लेजर तो यहां पर है तो हम इसको इधर ऐसे टारगेट कर ले, नहीं, क्योंकि ये लाइट बेंड हो गई है, ये आपको नहीं पता ना। आपकी आंखों में जो रेज आ रही हैं उनका जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहीं पर आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, बट रियल में वो ऑब्जेक्ट क्या वहां पर है, नहीं, क्योंकि आपको जो दिखाई दे रहा है वो तो इमेज दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लेजर है उससे तो हम पहले क्या करेंगे, एम कर लेंगे फिश को और उसके थोड़ा सा नीचे आप एरो चला दीजिए। तो एम द एरो एज वेल एज लेजर गन बोथ एट द फिश, ना जीना मिस हो जाएगा। एम द एरो बिलो द फिश एंड द लेजर गन एट द फिश, ये सही है। अच्छा बाकी भी पढ़ लेते हैं। एम द एरो बिलो द फिश एंड द लेजर गन अबव द फिश, तो लेजर गन को आपने अबव द फिश हिट कर लिया, मतलब ले गए चले गए, और जो एरो है उसको आपने क्या करा, बिलो द फिश। तो मतलब ये कुछ इस प्रकार का केस है। इसमें क्या होगा देखिए, एम द एरो बिलो द फिश, तो फिश हमें दिख रही थी उसके नीचे हमने कर दी, ठीक है, तो हिट करने के चांसेस हैं। बट अब क्या है कि मस्ट फॉलो बोला हुआ है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, क्योंकि हमने लेजर लाइट जो है वो थोड़ी सी फिश के ऊपर लगा दी, तो फिश के अगर ऊपर लगा दी तो उस लेजर लाइट का हमें फायदा ही क्या, क्योंकि जब हम देख रहे हैं किसको देख रहे हैं, फिश को। लेजर लाइट को आप फिश पे लगाइए ताकि एग्जैक्ट जो है फिश चमकती हुई आपको दिखे, और फिर एम थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। तो ये जो है मतलब कहिए कि इक्वल टू रखते हैं, मतलब प्रॉपर करेक्ट नहीं है, बट हाँ इसमें हिट हो सकता है। एम द एरो अबव द फिश एंड लेजर, इसमें तो डेफिनेटली हिट नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास 2 और 3 दोनों हो रहे हैं। तो अगर मल्टीपल चॉइस आता है तो एम द एरो बिलो द फिश एंड लेजर गन अबव द फिश भी
हो सकता है, क्योंकि एरो जो है उससे फिश को हमें टारगेट करना है, ठीक है ना। तो लेजर जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ कहिए कि ये पता करने के लिए है कि एक्चुअल में फिश कहां पर है। अगर लेजर को थोड़ा सा ऊपर भी कर दोगे और आप एरो को थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो भी जो है हिट कर सकता है, क्योंकि जो एक्चुअल में फिश है वो इमेज के नीचे है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल चॉइस के अंदर में होता तो क्या लगाता, सिंगल चॉइस के अंदर, सिंगल चॉइस के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट तो 2 है। हाँ, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस होता तो मैं क्या लगाता, मैं लगा देता 2 और 3 दोनों लगा देता। तो मल्टीपल चॉइस के लिए 2 और 3 लगा देता, सिंगल चॉइस के लिए 2, मल्टीपल चॉइस के लिए 2 एंड 3। बताइए, आंसर आ गया। आगे बढ़ रहे हैं भैया, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले लाइव लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपने इस तरह का क्वेश्चन पिछले वरुण में कराया था, तो ये है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो कर लीजिए इसको। क्यों? क्योंकि क्योंकि मन में हो सकता है कि सर ये तो फिर लास्ट ईयर आपने कराया, तो भैया ऐसे तो गॉसलो भी लास्ट ईयर कराया था, ठीक है ना। तो बी लॉजिकल, ठीक है। तो जो चीजें हम कर रहे हैं, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, ठीक है। तो करिए। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट ईयर का आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मैंने स्पेशली आपके लिए मेहनत करके ये रिकॉर्ड करा है। तो मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, मुझे रैंक चाहिए। फ्रेंड्स माइंड क्या बोला, आई वॉन्ट रैंक, हाँ, अच्छा रैंक, ठीक है। स्टूडेंट इज सेइंग कि सर रैंक तो हमारा भी आएगा। रैंक का मतलब है अच्छा रैंक, ठीक है ना। रैंक तो भैया आ ही रहा है, अब मुझे थोड़ा नहीं चाहिए रैंक 50,000, 10,000, 20,000। आई वॉन्ट डबल डिजिट, है ना, सिंगल डिजिट, इस तरह का रैंक चाहिए। चलिए भाई, इन द फ्री स्पेस अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम point P on the axis of a fixed rigid cone AOB at angle of 37 degree with the axis C figure. Distance of point P from the apex O is 10 centimeter and the apex angle of the cone is 20 degree. All the collisions of the ball with the cone are perfectly elastic. Find the distance of closest approach of the ball from the apex. How many times will the ball collide with the cone? देखो, अब यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। लाइव लेक्चर के अंदर मैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पूछ रहा था, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो आइए जरा डायग्राम बनाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक कोन है, ठीक है। तो यहां पर आपने फेंका उसको, पार्टिकल को, कितने एंगल पे फेंका है, अल्फा पर। अल्फा की वैल्यू है 37 डिग्री। तो दिस इज हाउ मच, 37 डिग्री। तो ऐसे आपने फेंका, और बीटा जो है वो टोटल एंगल दे रखा है 20 डिग्री, तो आधा एंगल कितना है, 10 डिग्री। तो ये एंगल है हमारे पास 10 डिग्री। और जो ये डिस्टेंस है एपेक्स और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये डिस्टेंस भी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ना कि अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट क्या है कि रे को सीधा लेके जाइए, दुनिया को बेंड कर दीजिए। क्योंकि मन में हो सकता है सर रे तो यहां है ही नहीं, क्वेश्चन तो कोलिजन का है। तो भैया क्वेश्चन कोलिजन का, मैं उसको रे डायग्राम से रे में कन्वर्ट करके कर रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए अब रे को बिल्कुल सीधा बना दीजिए। ये देखिए रे बिल्कुल सीधी चली गई, ठीक है। पीडब्ल्यू पहुंचा देते हैं, चलो भाई रे पीडब्ल्यू पहुंचो। तो रे जो है पीडब्ल्यू पहुंच गई है, ठीक है। तो इसका जो एंगल है हाउ मच, 37 डिग्री पर ये जा रही है। अब देखिए बीच में क्या होगा कि कौन सा आएंगे, इस तरह के हमें पता है, कंसेप्ट तो ऐसे ही है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जस्ट आप इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो ए पार्ट का जो आंसर है वो दिख रहा है कि 10 है, ये साइन 37 आ जाएगा। तो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा 10 कॉस 37, ये है तो ये साइन 37। तो एक लाइन में देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया।
ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं जरा सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब इसके अंदर कौन बनाते रहिए। अब कौन है कितने डिग्री का, 20 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये कौन जो है वो 20 डिग्री का है, तो अब 20-20 डिग्री पर आप बनाते रहो। तो ये 10 था तो 20 पे बनाओगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 20 पे बनाओगे, फिर 20 पे बनाओगे, तो ऐसे बहुत सारे आप 20 पर बना रहे। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से वाला जो है यहाँ पर आखिरी वाला होगा, तो इसकी देखिए कैलकुलेशन हम करते हैं। ये 10 है, ये देखिए 20, ये भी 20, ये भी 20, ऐसे आप क्या करिए बनाते रहिए। अब यहाँ पर बनाते रहोगे तो अब थोड़ी ज्योमेट्री लगाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बना दी। अब हो सकता है 8 भी हो 9 भी हो, तो मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ n है ये। तो n इंटू या x मान लो ना, x वेरिएबल में मजा आता है हमें, x इज वेरिएबल है ना, बचपन से करते हैं हमेशा x वेरिएबल मानते हैं, दैट्स व्हाई x रेज है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू एक्स कर दिया है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, x इंटू 20 करना था, प्लस 10 कर दो। और ऐसे करते करते कब ये 37 हो रहा है, क्योंकि इसके पैरेलल करना है ना, तो इसका सम कर दीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ केस हो कि आखिरी वाली जो रे है वो इसके पैरेलल निकल जाए, तो यानी कि ये एंगल मैंने क्या कर दिया 37, और यहां पर ये कितने थे, डॉट 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 कर देता हूं, ये कुछ हमारे पास x थे। तो देखिए 10 प्लस x इंटू 20 प्लस 37 है ना। तो इसके अंदर ये देखिए मैंने 37 जो है वो भी ऐड कर दिया है। तो टोटल सम कितना होना चाहिए, देखिए जल्दी से बोलिए, यहां से लेकर यहां। तो ये टोटल सम होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। तो इसको देखो मैंने 180 डिग्री डाल दी। अब 180 डिग्री डाल दिया, अब हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो 20x क्या आ रहा है, यहां पर आ जाएगा 170, और यह आ जाएगा 170 माइनस 37, तो 40 माइनस कर दो तो 130 आ जाएगा, 133 हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन सही है भाई, 170 आ गया, 170 में से 40 माइनस कर दो, तो 170 में से 40 तो 130, लेकिन मैंने 40 नहीं 37 माइनस करना था, तो 3 बढ़ा दो, है ना। तो 3 बढ़ा दिया तो 133। तो अब x की वैल्यू क्या आ रही है, 133 डिवाइड बाई 2 20, तो 2 से पहले काटो, तो 6 या 12 हो जाएगा, 66, 13 आ गया 12, 66.5 है ना। तो इतना मेरे पास आ रहा है, और उसको फिर मैंने 10 से डिवाइड करा, इट इज कमिंग आउट टू बी 6.65, ऐसा कुछ आ रहा है। तो 6.65 आ रहा है। तो इसको इंटीजर मतलब ले लेते हैं, इसको हम मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं। तो ये 6 जो है ना, x की वैल्यू हमें यहां पर दिख गई कि 6 तक जो है, ये अगर 6 रखते हैं तो 180 थोड़ा सा ये कम होगा, यानी कि पैरेलल तो नहीं होगा। तो पैरेलल नहीं होगा तो इसको हटाओ, तो ये छठे वाला जो है ना कितना एंगल बनाएगा ना, ये देख लेते हैं, ठीक है। मतलब ये 37 आप गायब कर दो, और इसको छठा लो, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 कंसीडर करो, ये 7 भी मत कंसीडर करो ना, ये 8 वाला कंसीडर करो, इसको भी हटाओ, ठीक है ना। तो अब मैं कितने कंसीडर कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7 भी नहीं है। तो अगर ये मैं 6 कंसीडर करता हूं, तो अब देखिए एंगल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 20, तो 6 इंटू 20 120, उसके अंदर 10 ऐड करा, ठीक है, ये वाला, तो कितना आ रहा है, ये 130 आ रहा है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 130, और उसको मैं 180 से माइनस करता हूं, तो कितना आ रहा है, 180 से माइनस करिए 50 आ रहा है ना। तो गुंजाइश है क्या, ये कितना था 20, गुंजाइश तो यहां पर है, क्योंकि अगर इसके अंदर आप 20 ऐड कर देते हो तो भी ये इसके पैरेलल नहीं हो रहा। मेरे पास 6.67 आ रहा था, तो मैंने पहले इसको 6 लिया, 6 के अंदर मैंने यहाँ पे चेक करा के देखा, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया 120 प्लस 10 130, 130 के अंदर मैं जैसे ही 20 ऐड कर रहा हूं तो 150 आ रहा है
है ना, 130 के अंदर 20 ऐड करो तो 150, तो जिसकी वजह से कि 30 आ रहा है। तो अगर ये 30 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कुछ केस हो रहा है, ठीक है, और ये 30 बन रहा है ना। एक बार फिर से देखिए रहा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, काउंटिंग कर रहा हूं, 1, ठीक है, पहला हो गया, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था और ये छठा था। तो सातवें वाला जो है, सातवें वाला वो 30 डिग्री बना रहा है। सातवें वाला कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ऐसा कुछ है। अगर ये 30 है और ये 37 है तो क्या ये उसे काटेगा, खुद सोचो। ये 37 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो है उतने एंगल पर है ही नहीं, मतलब इसको थोड़ा नीचे बनाना चाहिए, ऐसा कुछ है। नॉट टू स्केल, नॉट टू स्केल भाई, नॉट टू स्केल। यहां पर आप स्केल के पॉइंट मतलब ऐसे नहीं सोचना कि सर ने ये 20 दिखा रखा है, ये भी 20 है, नॉट टू स्केल। और ये क्या आ रहा है 30, और ये हमारे पास है 7th पार्ट। तो 7th पार्ट जो है ये वाला जो हमें दिख रहा है ये पैरेलल नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा नीचे, तो यानी कि ये कोलिजन नहीं माना जाएगा। तो दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज कोलिजन। ये मेरे को कैसे पता चला, मैंने x की वैल्यू निकाली 6.65 और फिर मैंने इसका क्या करा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो 6 बना, और फिर जैसे ही मैं 7 डालता हूं तो मैं देखता हूं कि 37 से ये नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन को टच नहीं करेगी, अगर टच नहीं करेगी तो कोई कोलिजन नहीं होगा। तो कितने कोलिजन हुए, बी पार्ट का आंसर निकाल लो, काउंटिंग करके करना था। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये रहा 7, तो 7 कोलिजन, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 कोलिजन होने वाले, ठीक है। कौन कितने बनने वाले हैं, 6। लेकिन कौन अगर 6 आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6, तो कोलिजन इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि ये पहला कौन है, उसके अंदर यहाँ पे हुआ, दूसरे क्वेश्चन कोलिजन के अंदर यहाँ पे हुआ, तो छठे वाले में यहाँ हो जाएगा, लेकिन छठे की दूसरी बाउंड्री भी हिट कर रही है उसको, क्योंकि ये 50 डिग्री आ रहा है इसका एंगल, और 50 डिग्री 37 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हिट तो करेगा कहीं ना कहीं, तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक चैलेंजर की श्रेणी में क्वेश्चन था, ठीक है, तो दैट वाज अ चैलेंजर। तो हमने दोनों के दोनों पार्ट इसके कर लिए, आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, चाहिए ये देखते हैं, ये नहीं हुआ डिस्कस। देखिए क्या कह रहा है, अ क्वार्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, ठीक है, तो कॉपी करते हैं भाई इसे। तो क्वार्टर सिलेंडर है जिसका रेडियस है आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है भाई, ओहो 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट पी, कहां पर है, ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट पी, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ एम आर फ्रॉम इट, तो ये एम आर से डिस्टेंस पे पड़ा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू बताओ, फॉर विच अ रे फ्रॉम पी विल एमर्ज पैरेलल टू द टेबल एज शोन। पी की वैल्यू बताओ ताकि जो ये रे है पैरेलल हो जाए, ये पूछा जा रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, एम, सॉरी एम बताओ, मतलब पी कितना दूर है एम बताओ, ठीक है। तो भैया रे को फाइनली पैरेलल करवाना है, ये याद रखिए, फाइनली पैरेलल हो जाए। तो क्वार्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, effective index this placed on the table, a point object p is placed at a distance of m friend, find the value of m so that ray from p will emerge parallel to the table as shown, मतलब ये पैरेलल हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो अगर ये रे पैरेलल हो जाती है तो इसका मतलब v इंफिनिटी है। तो पहले तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाइए, इस सरफेस के लिए। तो ये बच्चों कौन सी सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। तो आप क्या करें, इसके अंदर घुस जाइए। जब मैं अंदर घुस जाऊंगा तो ये बाहर का डिस्टेंस है, एयर का डिस्टेंस है। एयर के डिस्टेंस को पानी के अंदर जाके देखते हैं, या फिर आप किसी मीडियम के अंदर जाके देखते हैं। तो जैसे आप हवा में हैं और फिश को देखते हैं, तो फिश आपको पास में दिखती है, जो सरफेस होगी वहां से फिश कितना पास होती है, डिवाइड बाय म्यू कर देते हैं डिस्टेंस की। तो आता है ना, आपको याद है कि अगर मैं हवा में हूँ और पानी को देख रहा हूँ, पानी के अंदर कोई फिश है, तो जितना डिस्टेंस पानी के अंदर होगा फिश का, लेकिन मुझे वो डिस्टेंस उतना नहीं दिखाई देगा अनलेस अनटिल मैं पानी के अंदर चला जाऊँ। तो अगर हवा में से वो डिस्टेंस देखूंगा तो डिवाइड बाय म्यू हो जाता है, रिलेटिव म्यू हो जाता है। यहाँ पर तो एयर है तो वो चीज हमें पता ही है, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ,
पानी के अंदर चला गया, पानी के अंदर जाके अगर हवा के डिस्टेंस देखते हो तो वो डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। कितने के फैक्टर से बढ़ जाते हैं? म्यू के फैक्टर से बढ़ जाते हैं। तो आपको वो डिस्टेंस बढ़ा देना है। इस इंसान को ये डिस्टेंस जो है ये इतना नहीं दिख रहा, ये डिस्टेंस इसको कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है 1.5 mr। तो ये देखिए यहां पर हम कहेंगे कि एक P डैश इसको दिख रहा, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप था। अब देखिए आंसर एक लाइन में आएगा। अब मैं इसके लिए लगा रहा हूं कौन सी इक्वेशन? वही कर्व्ड सरफेस वाली, μ2 बाई बी माइनस क्या μ1 बाई यू इज इक्वल टू क्या μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय क्या r। ठीक है, तो ये हम लगाने वाले हैं। और मैंने तो भैया बार बार लेक्चर के दौरान बोल रखा है कि μ2 क्या है भाई? क्या है μ2? μ2 वो है जहां पर रेस जा रही है। μ1 क्या है भाई? जहां से रेस आ रही है। तो जहां से रेस आ रही है वो μ1, जहां पर रेस जा रही है वो μ2 है। तो μ2 क्या है? जहां पर रेस जा रही है, यानी कि हवा। v कितना बच्चों? इन्फिनिटी। माइनस μ1 जहां से रेस आ रही है 3/2 1.5 माइनस 3/2 u। u देखिए क्या है सर? ये mr है, ये r है, तो m+1r। बोल ना दी, क्योंकि इस इंसान को ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है? 1.5 mr। तो 1.5 mr यानी कि 3/2 mr प्लस क्या r, और नेगेटिव में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 जहां पर रेस जा रही है, μ1 जहां से रेस आ रही है, और डिवाइड बाय r। r क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब ये इक्वेशन बन गई। सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर आ जाएगा ऊपर 3, नीचे आ जाएगा 3mr प्लस क्या 2r, और RHS में क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3/2 तो माइनस 1/2, तो 1/2r, क्योंकि r के साथ में माइनस था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर, तो 6r की वैल्यू क्या आ रही है? 6r की वैल्यू आ रही है 3mr प्लस 2r। तो 3mr प्लस क्या 2r। सो 3mr की वैल्यू आ गई हमारे पास 4r। तो m की वैल्यू 4/3। ये आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आंसर आ गया। आगे देखिए ये क्वेश्चन तगड़ा है, 10 नंबर का आया था। अटेम्प्ट दो, 4 अटेम्प्ट दो। द xy plane is the boundary between the two transparent medium. Medium 1 with the z greater than 0 has a refractive index of √2. Medium 2 with z greater than 0 refractive index √3. मतलब ऊपर √2 नीचे। ray of light in the medium 1 is given by the vector this is incident on the plane of the separation. Find the unit vector in the direction of refracted ray in medium 2. तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। ये हमारे पास xy प्लेन है, और अब क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे आती है और ऐसे नॉर्मल जो है यहां पर वो स्ट्राइक करती है, और फिर उसके बाद वो चली जाती है। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ वो चली जाती है। यहाँ पर जो मीडियम है वो √2 का है, यहाँ पर जो मीडियम है वो √3 का है, और ये जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में वो है हमारे पास k का। ठीक है ना, और जो ये वेक्टर है इसके बारे में देखो दे रखा है 6√3 प्लस 8√3। तो 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप और माइनस 10 k कैप। तो माइनस 10 k कैप जो है यहाँ पर ये इस वेक्टर को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये वाला वेक्टर ये है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि भैया मैं तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन दूंगा, तुम मेरे को बस यूनिट वेक्टर बता दो इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इन मीडियम 2। इसके अंदर जो यूनिट वेक्टर होगा उसके बारे में हमें डायरेक्शन बताइए, उसकी डायरेक्शन बताइए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है ही है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो आइए जरा कैसे करें। तो देखिए ये रहा के कैप। हाँ सर ठीक है, के कैप। और अगर ये के कैप है, वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हमारे पास एक इनिशियल वेक्टर है, और ये है एक रिफ्रैक्शन के बाद। लेकिन मेरे को सबसे पहले जो है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालूंगा, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालूंगा तभी मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल पाऊंगा। तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालूं? तो भैया दो वेक्टर्स हैं, जैसे ये एक वेक्टर है और ये के कैप है, इनके बीच का मेरे को बस एंगल देखना है। अब लेकिन देखिए यार इनके बीच का एंगल निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि जो ये वाला वेक्टर है, जो इंसिडेंट रे है, वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में है ना, वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, और जो के कैप है वो इधर है, वर्टिकल है। तो जो आपको डॉट प्रोडक्ट से एंगल मिलेगा ना, वो ये वाला एंगल मिलेगा। ये होगा डॉट प्रोडक्ट से जो एंगल आएगा। डॉट प्रोडक्ट से कैसे आता है, जैसे ये मान लो इसको आपने बोला इंसिडेंट वेक्टर आई वेक्टर, ठीक है। तो आप डॉट प्रोडक्ट से एंगल कैसे निकालते हो, लेट अस सपोज ये अल्फा एंगल है टोटल, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कैसे निकलता है, आई वेक्टर का डॉट करो के कैप के साथ, डिवाइड बाय आई कर दो, तो इससे आपको बच्चों अल्फा मिलेगा। अब जैसे ही अल्फा मिलेगा तो अपने आप आई भी मिल जाएगा, आई वाला छोटा आई। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो जा डॉट कर लो, आई डॉट के क्या आएगा, -10 आ जाएगा। आई डॉट के करेंगे तो -10 आ रहा है। और आई वेक्टर का जो है मॉड निकालिए, मैग्नीट्यूड। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में 6√3 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इससे आपको इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। देखो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर है 36 इंटू 3 प्लस 8 का स्क्वायर है 64 इंटू 3 प्लस 10 का स्क्वायर है क्या आ जाएगा 100। अब देखो जरा ये वैल्यू क्या आने वाली है, तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 10, 108, 6 4 सॉरी 4 3 जा 12, 18 19, और ये रहा 100। तो देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 300, 300, 400, 20 आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर कॉस अल्फा मिल चुका है। तो कॉस अल्फा बच्चों आ चुका है ना, कॉस अल्फा हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो अब कॉस अल्फा कैसे निकलेगा, तो ये रहा आपके पास वही फॉर्मूला, आई वेक्टर डॉट के डिवाइड बच्चों क्या करना है आई डॉट के कर रहे हो तो -10 आ रहा है, और आई की वैल्यू अभी हमने निकाली 20 आ रही है, तो ये -12 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों अल्फा क्या है 120 डिग्री। तो जब अल्फा 120 डिग्री आ रहा है, जब अल्फा 120 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा बच्चों कितना होगा, जल्दी बता दो, थीटा कितना होगा, थीटा आ जाएगा 180 में से अल्फा को माइनस करिए, तो ये आ रहा है 60 डिग्री। थीटा मतलब आई, स्मॉल आई। तो ये मेरे पास आ चुका है, अब आई आ चुका है, ठीक है ना, आई मेरे पास आ गया। अब आई मेरे पास आ चुका है, तो अब मेरे को आर निकालना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दूंगा और काम खत्म हो जाएगा। तो अब मेरे को देखिए स्नेल्स लॉ लगाना है, तो आइए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पर खोपचे में साइड में स्नेल्स लॉ, तो देखिए स्नेल्स लॉ लिखते हैं, क्या आएगा, तो स्नेल्स लॉ, तो सबसे पहले म्यू यानी कि √2 साइन आई यानी कि 60 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ का म्यू √3, बताना जरा साइन के साथ क्या आएगा, बोलो जल्दी, आर। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, एक यहाँ √2 है और एक नीचे √3 आ गया, ये बच्चों मेरे पास आ गया साइन आर। तो अब मैं आर की वैल्यू लिख लेता हूँ, ये आ रहा है 1/√2। तो जैसे इस तरह की अगर एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो साफ साफ हमें देखिए पता चल रहा है कि हम सही जा रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट तब भी कई बार क्या हो सकता है कि कुछ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से नहीं आ रहे, 45-30 डिग्री इस तरह का नहीं आ रहा, तो एक बार जरूर क्रॉस चेक करें, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। लेकिन अगर आपने क्रॉस चेक करा तो अपने कैलकुलेशन पर भरोसा रखिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन में भरोसा रखिए। तो अब हमारे पास आर आ चुका है। अब देखिए अगर आर आ चुका है, आई हम निकाल चुके हैं, आर की वैल्यू भी निकाल चुके हैं 45 डिग्री, अब मेरे पास देखिए ज्यादा कुछ बचा नहीं। अब बस मुझे क्या करना है, यूनिट वेक्टर चाहिए। अब वो यूनिट वेक्टर मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अब वो कैसे निकालें भाई, ठीक है, तो हाउ टू फाइंड दैट यूनिट वेक्टर, तो थोड़ा सा इसको हम पकड़ लेते हैं यहाँ से, जो केस था इस डायग्राम को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो आइए
अब हम देखते हैं आंसर तक कैसे पहुंचे। तो बच्चों देखिए बहुत ही इजी है, लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन था। अब मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है इस डायरेक्शन में, तो मैं इस यूनिट वेक्टर को कैसे लिखूं? अब विजुअलाइजेशन आपकी यहां पर चेक होने वाली है, क्योंकि जब भी ये रे गिरती है ना, तो इसका एक कंपोनेंट जो है ना वो चेंज नहीं होता। सर ये कैसे पता? अरे भाई ये तो रिफ्रैक्शन में डिस्कस, मतलब रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये हमें पता है। सर समझाओ, देखो मैं बताता हूँ। ये देखिए ये वेक्टर है, अब इसका जो इस वेक्टर का ना जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी बेसिकली वो चेंज नहीं होती, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तो है, बट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ ये नहीं है। बताना जरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। मतलब म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, मतलब ये तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब उनके बीच में रिलेशन तो पता है, लेकिन साथ में एक चीज और होती है। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट सिर्फ यही नहीं है, एक चीज एक्स्ट्रा भी है। क्या? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या रहते हैं? एक ही प्लेन में रहते हैं। तो ये भी चीज हमें यूज करनी होती है। तो वैसे यहां पर भी जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और जो ये नॉर्मल है, ये बच्चों क्या होता है? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो अगर ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये सेम आएगा। समझ नहीं आया? नहीं आया ना समझ में? कोई नहीं। सर क्या क्यों नहीं? अरे भैया मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? समझाना, समझाते हैं। तो देखिए ऐसे ये रहा एक्स वाई प्लेन, तो अब रे जब आएगी टकराएगी, रिफ्रैक्ट करेगी, इसको जो है ना यहां से देखिए, टैं 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 टू 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 टू, टैं टैं टैं, इस तरह से देखिए। तो जब ये रे आती है और यहां पर रिफ्रैक्ट करती है, अगर आप इस प्लेन को देखें, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन को देखें, ठीक है ना, तो हम इस प्लेन को ही देख रहे हैं, हम इस प्लेन को देख रहे हैं। ओके, सो दिस इज द प्लेन, एक्स वाई प्लेन, और ये इंसिडेंट रे ग्रीन कलर की हमें दिख रही है। तो अब जब इंसिडेंट रे हमें ग्रीन कलर की दिख रही है, यहां पर मान लो क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ इस जगह पर, मतलब ये पॉइंट है ओ, हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, यस, यहां पर हमारी आंख है, तो ये हेलीकॉप्टर व्यू, ठीक है ना, तो हेलीकॉप्टर व्यू है, तो ये हेलीकॉप्टर व्यू है बच्चों। अब हमें कौन सा पॉइंट दिख गया? ओ। अब मेरे को तो उसके बाद ये ऐसा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा जाता है, तो किधर जाता है? ये उसी उसी तरफ जाता है। मतलब ये जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट, मैं इस रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भैया यही तो होता है। तो जब भी रिफ्रैक्शन होगा और एक्स वाई प्लेन पर जो वेक्टर का प्रोजेक्शन है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, एक्स वाई प्लेन पर इंसिडेंट वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट का प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन पर, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इट मीन्स कि ये जो प्रोजेक्शन है ये सेम है, मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है। अब इस वेक्टर को कैसे लिखें? तो पहले तो ये वाला वेक्टर बताओ क्या था? क्या था? 6√3 आई कैप, 8√3 जे कैप और -10 के कैप। लेकिन तब भी देखो मैं चेक करूंगा, 8√3 10√3 8√6√3 8√3 10 6√3 8√3 -10, हाँ यही है, हाँ यही है। तो ये सही है। तो अब इसका जो है कंपोनेंट, इसका इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है, इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट? जो कि एक्स वाई प्लेन पर है, यानी कि के कैप को हटा दो, ये वाला वेक्टर, ये सेम रहेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ये सेम है भाई। ठीक है या बहन? ये सेम है बहन, ठीक है। तो ये जो है सेम आने वाला।
अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है उसको लिखना है आपको, तो ये 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप लिख तो सकते हैं, बस जो एक्स्ट्रा यहां पर आने वाला है वो अब हमें नहीं पता, तो उसके लिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हमें इतनी तो भनक लग गई कि यार ये वाला जो प्रोजेक्शन होगा ये तो सेम होगा, लेकिन जो ये के कैप है वो चेंज हो जाएगा। के कैप अब कितना हो जाएगा सर, के कैप वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो आइए देखते हैं जरा। जैसे ये जो है के कैप वाला ये 10 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ, अब ये कितना होगा वो मैं देखो निकालता हूं। बेस सेम है, बेस इज सेम, ये कितना था 60, तो ये आ गया 30 और ये 45, तो बेस सेम है, बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है। अगर देखिए 45 डिग्री है तो ये मान लो बेस है, इसको लेट अस सपोज ये y मान लेता हूं, जहां पे कंसंट्रेशन लेवल हाई, गलती हो सकती है आपसे, ये y है तो ये भी y होगा क्योंकि 45 डिग्री है भैया, ये y है तो ये भी y है। अब देखो 10/y क्या है, देखो हल्का सा ध्यान इधर गया तो गया में कोई आगे निकल गया, फ्रेंड्स माइंड, हल्का सा ध्यान इधर उधर गया तो गया में, बिहार में ना कोई आगे निकल गया। कंपटीशन, फोकस है ना, चाइना में बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्लोबल कंपटीशन। चलो भाई 10/y इज इक्वल टू क्या है, 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो ये आ गया 10/y। तो y की वैल्यू क्या है 10√3 आ गया। तो इसका मतलब ये जो होगा डायरेक्शन तो इसकी नीचे की तरफ ही है इस वेक्टर की, लेकिन बस एक 10√3 यहां पर आ गया। तो ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे मिल गया है, मुझे चाहिए था आंसर, आंसर यहां पर लिख देता हूं, ये रिफ्रैक्टेड रे मिल चुकी है, बस यूनिट वेक्टर चाहिए, तो 6√3 आई कैप प्लस 1√3 जे कैप माइनस 10√3 के कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। जब इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो अंडर रूट ऑफ √3 तो सबका जो है स्क्वायर करके आप मतलब लिखोगे तो उसको कॉमन लिया जा सकता है ना, तो कैलकुलेशन जो है थोड़ी आसान हो जाएंगी। या फिर आप √3 ऊपर से ले लीजिए, तो 36 प्लस 64 और प्लस 100, √200 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो एक √3 यहाँ पर भी मिलने वाला है ना, मतलब 3 मिलने वाला है ना, इसमें यहाँ पर 3 है तो उसको बाहर ले लिए, तो वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये आंसर आ चुका है। तो सिंप्लीफाइड वे में लिख देता हूँ 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 10 के कैप अपॉन क्या 200, ठीक है, √200, ये रहा यूनिट वेक्टर, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, तो चेक करा सकते हैं आप। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा था, इससे सीखने को क्या मिला सर, मतलब क्या सीखा, सीखने को क्या मिला, तो हमने क्या सीखा, हम कौन है भाई, हम है लर्निंग मशीन। तो लर्निंग मशीन को यहां पर क्या सीखने को मिला, ये पता चला कि जब रिफ्रैक्शन होती है, बस वो डायग्राम बनाऊंगा बाकी आप खुद सोचेंगे, तो ये सीधा ही जाती है, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये बिल्कुल सीधी जाती है। आप बस इस कंसेप्ट का यूज कर रहे हो और 10 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो ये हो गया, आगे आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए सॉल्व करके दिखाइए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन प्लेनो convex lens of focal length 15 centimeter. The plane surface of the lens is now silvered, silvered कर दी ऐसे, ठीक है। The image created by the system is at, तो आइए इसको भी करते हैं। तो कह रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो हमने क्या करा, इसको 20 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखा है, तो 20 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखा है, तो पहला जो डेटा दे रखा है उससे हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
आइए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 cm फ्रॉम अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो दे ही रखी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। द प्लेन सरफेस ऑफ द लेंस इज नाउ सिल्वर्ड, द इमेज क्रिएटेड बाय द सिस्टम इज दैट। लेकिन कुछ कैलकुलेशंस को अवॉइड करके कुछ हम इसमें क्रिएटिविटी लगा के कुछ सोच सकते हैं। हाँ, सोच तो सकते हैं। कैसे? देखिए, फोकल लेंथ इसकी कितनी थी? फोकल लेंथ कितनी थी इसकी? 15, है ना? फोकल लेंथ कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ थी। तो फोकल लेंथ वाज 15 सेंटीमीटर। तो इसकी कुछ पावर होगी। आपने क्या करा, जो ये वाली सरफेस थी ना, इसको आपने सिल्वर कर दिया। मतलब ये वाली सरफेस जो है वो सिल्वर कर दी गई। तो एक प्रकार से जो इस ये अब कैसे बिहेव करेगा, एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दैट विल बी ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंसेज प्लस, सॉरी, पावर ऑफ लेंस, नहीं ये क्या है, ये मिरर है। हाँ, तो मिरर है ना, तो ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, ये होता है फॉर्मूला, है ना। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। कभी भी अगर सिस्टम ऑफ लेंसेज आ जाए बीच में, किसी को हमने पॉलिश कर दिया हो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास पावर का लगता है। तो अब देखिए सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, एक मिरर की तरह। तो मिरर के लिए क्या होता है फॉर्मूला पावर का? तो होता है -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर पॉजिटिव, तो माइनस साइन एक लगता है, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और यहां पर आ जाएगा माइनस फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिरर कौन है? तो मैं कहूंगा एक तो देखो ये रहा हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और एक मिरर कौन सा है? ये रहा, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? पॉलिश पॉलिश पॉलिश। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कर दिया पॉलिश, पॉलिश कर दिया। तो अब मिरर भी दिख रहा है, ये लेंस भी दिख रहा है। तो ये हमारे पास है मिरर, और ये हमारे पास क्या है? लेंस। तो आइए जरा फॉर्मूला लगा दिया, अब आंसर निकालते हैं। तो आंसर निकालने के लिए क्या करूं भाई? इसको तो कुछ मत करो, क्योंकि ये बस फोकल लेंथ निकालनी है। ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस दिया हुआ था, हाउ मच? फ्रॉम अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो इसका तो ये तो 15 दिया हुआ था, तो 1 अपॉन 15 पॉजिटिव, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। फिर फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर प्लेन मिरर है, तो इनफाइनाइट है इसकी फोकल लेंथ, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाए। तो यहां से मेरे को बच्चों क्या मिल रहा है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर मिल रही है -15/2, यानी कि सिस्टम विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर। अब सिस्टम विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर, यस सर। तो नाउ आई हैव टू गेट द आंसर। अब आंसर कैसे लोगे सर, कैसे निकालोगे? तो मैं जानता हूं कि ये जो एक्चुअल में सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार का है कि यहां पर एक कॉनकेव मिरर पड़ा हुआ है। तो यहां पर अगर एक कॉनकेव मिरर पड़ा हुआ है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई? 15/2 है। कैसे सर 15/2 आ रही है? -15/2 आ रही है, ठीक है ना। लो, और ये मिरर है, तो मिरर फॉर्मूला यूज होगा 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या? 1/f, क्योंकि ये है क्या? ये एक मिरर। we put the value with the sign, get the value with sign। तो v का हम साइन नहीं डालेंगे, क्योंकि मुझे वो विद साइन चाहिए। u कितना होगा? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। तो देखिए ये रही डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हमें पॉजिटिव लेना है, तो राइट साइड है। तो u है हमारे पास 20, तो ये जो 20 होगा ये u है, तो माइनस डालेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव डालेंगे क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव ही आ रही है, जैलॉजिक। तो 15/2 आपको डालना पड़ेगा, है ना। तो 15/2 डाल दीजिए। अब ये इक्वेशन बन गई है।
तो 1/v क्या आ रहा है, 1/20 - 2/15। अब सॉल्व कर लो और कोई चारा नहीं है। 1/5 1/4 - 2/3। तो 1/v 1/5 12 3 - 8। तो यहाँ से 3 - 8 करने के बाद v आपको मिल जाएगा, 3 - 8 तो -5 कट जाएगा, तो -12 सेंटीमीटर आ रहा है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो आंसर आ गया -12 सेंटीमीटर। तो -12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ सिस्टम, नहीं राइट नहीं लेफ्ट, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट में। तो ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था और आपके सामने है कैसे इसे आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला तो करा ही दिया था, है ना, क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये वाला करा ही दिया 70, है ना। इसका क्या था आंसर, F और 2F के बीच में ना, तो ये करवा दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया था, आप सारे लेक्चर देख लो। ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, ये नहीं कराया था, कर दो। फिगर shows a surface XY separating two transparent medium 1 and medium 2. The lines AB and CD represents wavefront of light wave traveling in medium 1 and incident on XY. The lines EF and GH represent wavefront of the light wave in medium 2 after refraction. Parallel beam in each medium, convergent beam in each medium, divergent beam in देखिए क्या है, जो ये वेव फ्रंट दिए हुए हैं, तो जो लाइट होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर मूव करती है। जो लाइट होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर मूव करती है। तो अब बोल रहा है कि पैरेलल बीम रहेगी क्या, तो यस, क्योंकि वेव फ्रंट ऐसे है तो पैरेलल बीम रहेगी। तो पैरेलल बीम इन ईच मीडियम, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 2 के अंदर वेव फ्रंट ऐसा है, तो पैरेलल बीम इन ईच मीडियम, कन्वर्जेंट बीम इन ईच मीडियम, डाइवर्जेंट इन ईच मीडियम, डाइवर्जेंट इन वन मीडियम। सिंपल ही है, इसके अंदर पैरेलल बीम इन ईच मीडियम होना चाहिए, क्योंकि जो वेव फ्रंट है वो आपको पैरेलल दिखा रखे। तो अगर वेव फ्रंट पैरेलल दिखा रखे तो हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ये रे होगी वो पैरेलल बीम होगी, क्योंकि ये वेव फ्रंट है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल और लॉलीपॉप सवाल। आगे नेक्स्ट, ये वैल्यू ये भी हमने कर लिया है, तो इसको भी हम डिलीट मार देते हैं, कर लिया। ये भी करा दिया, याद करिए, करवा रखा भाई, ये भी करवा रखा है। हाँ, ये देखिए, the formula connecting U, V and F for a spherical mirror is valid only for mirrors whose sizes are very small compared to their radii of curvature। देखिए कंसेप्चुअल सवाल पूछा जा रहा है, बेसिक। तो कह रहा है कि जो फॉर्मूला है U, V और F के बीच में स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड ओनली फॉर मिरर्स whose sizes are very small compared to their radii of curvature। मतलब साइज छोटा है रेडिया ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में। मतलब ठीक है, कह सकते हैं भाई साइज जो है वो छोटा है कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जनरली हम जो है क्वेश्चंस जो करते हैं उसके अंदर जो मिरर्स लेते हैं वो अपर्चर में साइज में उनका मतलब अपर्चर का साइज छोटा होना चाहिए। क्योंकि मन में हो सकता है कि अपर्चर का साइज बड़ा हो जाए, दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है भाई। लेकिन जो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस के लिए, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f मिरर के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, उनकी डेरिवेशन चेक करो। उन सभी डेरिवेशन के अंदर थीटा हम क्या मानते हैं, बहुत छोटा। तो अगर थीटा बहुत छोटा है तभी ये फॉर्मूले लगेंगे, है ना। तो जो रिलेशन है, द फॉर्मूला कनेक्टिंग U, V and F फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज वैलिड ओनली फॉर व्हेन अपर्चर साइज इज स्मॉल। लेकिन अब वो स्मॉल किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में। रेडियस कर्वेचर बड़ा हो तो अपने आप ही एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटे आएंगे। लेकिन अगर साइज छोटा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन वगैरह बड़े आ जाएंगे। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेस बट नॉट फॉर लार्ज स्फेरिकल सरफेस। तो ये तो गप मारते हैं इसमें, ठीक है ना। फिजिक्स के हम स्टूडेंट हैं, हमें पता है, मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। हमें पता है कि यार लॉ का मतलब होता है कि वो ऑलवेज लगता है, तभी तो हमें फिजिक्स से प्यार है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो एक बार रूल बता दिया हमेशा के लिए वैलिड है। 11th में मैकेनिक्स का कोई कंसेप्ट बताया, 12th में भी लगता है।
इवन कॉलेज में भी लगेगा। हाँ, स्टूडेंट इज सेइंग क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा नहीं लगता है। अरे भाई, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए लॉ अलग है, जो लॉ है उसके साथ कंडीशंस भी आई थी ना, ये ऑलवेज वैलिड है इन दिस केसेस। हम बड़ी सेइंग कि सर ऑलवेज वैलिड का मतलब तो ये होता है कि हमेशा लगे। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जो है, अगर लॉ की ही बात करें तो फिजिक्स के अंदर भी हम एग्जैक्टली चीजें तो नहीं जानते ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो फोर्स थी दो मतलब मासिस के बीच में, G m1 m2/r², न्यूटन ने बोला 200-300 साल तक वही चला। 1600 में न्यूटन था, 1600, 1700, 1800, 1900 वही चला। अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं। लेकिन 1900 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आके ये बताया कि वो जो लॉ पढ़ रहे थे उसमें भी गलती थी, क्योंकि कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि जो मरकरी प्लैनेट है वो सन के चक्कर लगाता है, तो मरकरी प्लैनेट की जो इलिप्स होती है उसका, कह लीजिए जो एलिप्स की जो एक्सिस होती है ना, वो हल्की हल्की मूव करती है। तो इलिप्स की जो एक्सिस है वो हल्की हल्की मूव करती है। तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाई, है ना। तो इसका मतलब वो बेटर थ्योरी आ गई, हमारे पास एक बेटर लॉ आ गया। तो ऐसे कंटिन्यूसली चीजें होती रहती है। सब चीज हमें नहीं पता, क्योंकि अगर सब चीजें पता है तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि ये चल क्या रहा है, मतलब ये यूनिवर्स जो है क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है ना, आप कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ये वर्ल्ड चल रहा है, क्या है, क्या कोई एलियंस हमें देख रहे हैं, लेकिन अगर एलियंस देख रहे हैं तो वो उनका वर्ल्ड कैसा है। तो बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हमें नहीं पता। क्या पता जो हम क्वांटम फिजिक्स के लॉज बोल रहे हैं वो भी कुछ और डीपर अंडरस्टैंडिंग उसकी हो। तो ये चीज अच्छी भी है। कईयों को लग रहा हो तो सर ये तो बुरी, नहीं, अच्छी चीज है, क्योंकि अगर हमें सारी चीजें पता होती तो फिर जिज्ञासा खत्म हो जाती, एम ऑफ लाइफ खत्म हो जाता। तो अभी एम ऑफ लाइफ है, भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि तुम्हें सोचने की शक्ति दे रखी है, अब पता करो क्या चल क्या रहा है, ये मामला क्या है, यूनिवर्स क्या है, व्हाट इज दिस यूनिवर्स, कहाँ से आया, कहाँ से आई कॉन्शियसनेस, ये कैसे चीजें वर्क कर रही है ना। तो अच्छी बात है, तो बी पॉजिटिव। लॉजिक के साथ मैंने आपको यहाँ पर मोटिवेशन दिया। तो चलिए, स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। आगे बढ़ते 2007 का क्वेश्चन। A ray of light traveling in water is incident on its surface open to air. The angle of incidence is theta, which is less than the critical angle. अगर एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल होता है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ओनली अ रिफ्लेक्टेड एंड नो रिफ्रैक्टेड रे, ओनली अ रिफ्रैक्टेड रे एंड नो रिफ्लेक्टेड रे, a reflected ray and a refracted ray, and the angle between them would be less than this, a reflected ray and a refracted ray। मतलब देखिए कंसेप्चुअल चीज, जैसे आप अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैथ्स में आपको राजीव रस्तोगी सर पढ़ा रहे हैं, चश्मा पहना है। कई बार आपने देखा होगा कि राजीव रस्तोगी सर जब पढ़ा रहे हैं तो उनके चश्मे में स्टूडियो की लाइट दिख जाती है ना, स्टूडियो की लाइट दिख जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, और आंख तो दिख ही रही है चश्मे के थ्रू, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन अगर जब TIR होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो 100% रिफ्लेक्शन होता है। ये बहुत ही खास चीज है, इसी को हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। जैसे कई बार स्टूडेंट इस तरह के सवाल पूछते हैं कि सर ऑप्टिकल फाइबर में TIR कराते हो, इससे अच्छा तो वहां पर प्लेन मिरर लगा दो। आंसर दो जरा जल्दी, बताओ क्या बोलूं उसको। भैया प्लेन मिरर में भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन 100% नहीं होता। TIR के अंदर 100% रिफ्लेक्शन होता है, खास चीज। उससे फायदा क्या है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता, तो बहुत दूर तक संदेशा जा सकता है, एनर्जी बहुत दूर तक फ्लो कर सकती है, ये एडवांटेज है उसकी। तो बच्चों यहां पर हो रहा है TIR, और यहां पर क्रिटिकल केस है। तो ये क्रिटिकल केस जो होता है ना, इसको हम रिफ्लेक्शन नहीं बोलते, ये है क्या, रिफ्लेक्शन। अब बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई केस हो, ऐसा कुछ केस हो, यानी कि एंगल जो है छोटा कर दिया, ठीक ना, ये देखिए ये थीटा डैश है, तो थीटा डैश जो है वो थीटा सी से बड़ा है, जो थीटा है वो क्या है, वो लेस देन क्या है, थीटा सी, थीटा डैश बड़ा है।
तो इसके अंदर तो देखो हमें साफ साफ दिख रहा है टी आई आर होगी, इसके अंदर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगी, लेकिन साथ में क्या होगी, रिफ्लेक्शन भी तो होगी, तो रिफ्लेक्शन भी होगी। अगर रिफ्लेक्शन होती है तो ये ऐसे हो रही होगी, थीटा एंगल पर आएगा, थीटा एंगल पर जाएगा, और रिफ्रैक्शन होगी तो वो कुछ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे कुछ होगी। तो यहां पर कितने एंगल से रिफ्रैक्शन होगी, तो ई बोल दो। तो अब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू म्यू इज इक्वल टू साइन क्या, ई। तो ई की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन थीटा, ये ई की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं जरा ऑप्शंस। ओनली अ रिफ्लेक्टेड रे एंड नो रिफ्रैक्टेड रे, कॉपी करते हैं इसको। ओनली अ रिफ्लेक्टेड रे एंड नो रिफ्रैक्टेड रे, गलत। क्यों, क्रिटिकल एंगल से कम एंगल है तो इसके अंदर रिफ्रैक्शन होती है और रिफ्लेक्शन भी होती है। ओनली अ रिफ्रैक्टेड नहीं, देखो गलत, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ये लगाया होगा क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो डायग्राम आ रहा होगा कि एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। गलत है। A reflected ray and a refracted ray and angle between them would be less than this. Refracted and refracted and the angle between them would be greater than this 180 डिग्री। अब इसको देख लो जरा, इनके बीच का जो एंगल है ये मान लो x है, ठीक है ना, तो इनके बीच का एंगल है x, और रे जो है वो बेंड करी है, ये एंगल मान लो y, है ना। तो ये हमें पता है कि y जो है वो पॉजिटिव है, मतलब रे जो है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो y जो है वो पॉजिटिव है। और यहां पर देखिए y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स और प्लस 2 थीटा, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 180 माइनस 2 थीटा माइनस वाई, और हमें पता है क्या कि जो y है इट इज समथिंग। देखिए मैथ्स बोला है, फिजिक्स उसका इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही तो है। साफ साफ दिख रहा है कि जो एंगल होगा बिटवीन द टू रेज विल बी लेस देन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो वुड बी लेस देन दिस, और ये बोल रहा है वुड बी ग्रेटर देन दिस, नो। तो देखिए कितना बेसिक सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। तो कॉन्फिडेंस अपना हाई रखिए, कुछ पता नहीं होता, जिसका अभी मेंस के अंदर रैंक आ रहा है 15,000, 20,000, 25,000, आराम से भैया क्रैक कर सकते हो, फोड़ सकते हो। लॉजिक अगर आप फोड़ सकते हो तभी तो आपको मौका दिया जा रहा है कि एडवांस का पेपर दो। जय लॉजिक, सिंपल सा। अगर आपको लग रहा होता कि नहीं भाई, तो वो फिर 25,000, 20,000 रैंक पर भी आपको अलाउ नहीं करते, है ना। तो अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब उनको पता है कि भैया ये मेंस का पेपर अलग है, एडवांस का पेपर अलग होता है। आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। देखिए ये तो फिर से टीआईआर पर बेस्ड है सवाल, फटाक से कर ही डालो, प्रैक्टिस ही है आपकी। तो रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में है रे ऑफ लाइट, falls on the surface separating medium from air at an angle of incidence 45 degree. Ray undergoes TIR, तो यहां पर वो TIR कर रही है, ये दे दिया गया। तो यहां से देखिए एक रे आई 45 डिग्री पर आई और ये TIR कर रही है, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, और ये क्या कर रही है, TIR कर रही है, ये दे रखा है। So ray of light traveling in a transparent medium falls on a surface separating medium from the air at an angle of 45 degree. The ray undergoes total internal reflection if n is the refractive index of the medium with respect to the air. Then select the possible values of n from the following. क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हमें टिप्पणी देनी है। तो देखो हमें तो ये पता है कि लेट अस सपोज, जैसे n पे टिप्पणी लानी है कि अगर ये क्रिटिकल एंगल होता तो क्या वैल्यू क्या आती,
ये आती है साइन इनवर्स ऑफ 1/n। और हमें ये पता है क्या कि जो ये थीटा है ये TIR हो रहा है, तो इसका मतलब ये थीटा C से बड़ा है। क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए, क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए तो डेफिनेटली क्या होता है, TIR। तो ये चीज हमें पता चल गई। तो इसका मतलब 45 डिग्री इज ग्रेटर देन दिस। और अब ये साइन इनवर्स क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप साइन इनवर्स की साइन थीटा दोनों तरफ ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1/√2। क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी? नो, क्योंकि साइन फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो आपकी जो यहाँ पर इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। अगर कॉस लेते तो इनइक्वालिटी चेंज होती, या फिर कोई ऐसा फंक्शन होता जो अपनी मोनोटोनिसिटी चेंज कर रहा होता तो हमें इंटरवल बनाने पड़ते। जय लॉजिक। ठीक है सर, ग्रेटर देन 1/n। तो यहाँ से अब n पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आएगा, तो n जो है वो ग्रेटर देन √2 आ रहा है। n ग्रेटर देन √2, n ग्रेटर देन √2 होना चाहिए, तो यानी कि n की वैल्यू 1.41 से बड़ी होनी चाहिए। ना जी ना, ना जी ना, यस। ठीक है, तो n ग्रेटर देन √2, 1.5, 1.6 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं आगे। ये भी कर दीजिए 6 नंबर का। So parallel beam of light traveling in water, refractive index is refracted by a spherical air bubble of radius 2 mm situated in the water। ऐसे देखिए वाटर है और क्या हो रहा है, पैरेलल रे आ रही है, बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है हाउ मच, 4/3 इज रिफ्रैक्टेड बाय स्फेरिकल एयर बबल ऑफ रेडियस 2 mm। ठीक है भाई, आर की वैल्यू कितनी है, 2 मिलीमीटर। तो ये आर की वैल्यू है 2 मिलीमीटर। Assuming the light rays to be paraxial, ओके नहीं बोलता तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। Find the position of the image due to refraction at the first surface and the position of final image। तो पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, यहां से इमेज बताओ कहां पर है और फाइनल पोजीशन भी बताओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहली सरफेस के लिए लिख लेते हैं भाई, लगाओ फॉर्मूला। क्या म्यू, देखो कितना एक्सपीरियंस सर को, लेकिन तब भी फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं। जैसा टीचर ओ वैसे कैसे बच्चे। क्यों सर? क्योंकि लगाते समय गलतियां हो सकती हैं और यहां पर आपको पता कि फ्री फंड के नंबर होंगे इस टॉपिक में, और आप गलती कर सकते हो कब, जब आप साइन कन्वेंशन की गलती करते हो। इस तरह की गलती नहीं करनी। तो देखिए म्यू2 क्या है, जहां पर रे एयर जा रही, सॉरी रे जा रही है, ये एयर है। तो म्यू2 क्या है, जहां रे जा रही है। रे कहाँ जा रही है, रे एयर में। कहां से आ रही है, यहाँ पे। तो म्यू2 की जगह 1 डाल दो। बी हमें निकालना है, पुट द वैल्यू विद साइन, गेट द वैल्यू विद साइन। म्यू1 क्या है, जहां से रेस आ रही है, यानी कि 4/3, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस आ गया यहाँ पर। म्यू2 1 है, माइनस म्यू2 क्या है, जहां पर रे जा रही है, -4/3, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा +2। ठीक है, यूनिट्स अपने आप मिलीमीटर में ही आंसर यहाँ पर आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, है ना। तो अब ये 0 हो गया तो ये देखिए 1/b क्या आएगा, 1 - 4/3 तो -1/6, है ना। 1 - 4/3 तो 3 - 4, 3 - 4/3 तो -1/3, -1/6। तो v की वैल्यू ए पार्ट का आंसर आ गया। तो ए पार्ट का आंसर है -6 mm। अब बी पार्ट का आंसर कैसे निकालूं भाई, तो बी पार्ट का आंसर निकालने के लिए बी पार्ट के लिए फिर से लगा दो। देखो ये बेसिक चेक कर रहा है। अब बी पार्ट को देखो चेक करने के लिए आप पहले ना ये देखिए कि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होते हैं, यहाँ से। तो जो रे आ रही थी पैरेलल, अब उसने क्या करा, इमेज बना दी। कहाँ पर इमेज बना दी भैया, -6 mm, तो पीछे की तरफ बना दी। तो इसका मतलब क्या है कि रेज जो है वो कुछ इस प्रकार से हो गई है। ठीक है, और इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ऐसे कुछ एक्सटेंड हो रही है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको कितना मिल रहा है, जो आपने निकाला 6 mm। इसका मतलब ये, ठीक है। अब आगे क्या होगा सर, अब यहाँ पर क्या होगा कि अब इस सरफेस के लिए फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमने लिख रखा है, ठीक है ना।
तो हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला है ही है। तो अब मैं फिर से वही सेम चीज लगाने वाला हूँ। तो म्यू2 अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मेरे को दिख रहा है ना। फॉर्मूला क्योंकि असल में तो एक ही पेज में होता है ना, तो फॉर्मूला मुझे दिख रहा है। तो अगर फॉर्मूला मुझे दिख रहा है तो म्यू2 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 तो फॉर्मूला दिख रहा है, लिखना नहीं। म्यू2 क्या है, जहां पर रेज आ रही है, यानी कि वाटर। तो वाटर क्या था 4/3, तो म्यू2 क्या आ गया 4/3 अपॉन वी माइनस म्यू1 जहां से आ रहा था, यानी कि हवा। अब अगर हवा से आप देखेंगे डिस्टेंस, तो ये 6 है और यहां पर रेडियस कितना है 2, तो ये 4 आ जाएगा, 4 mm। अब डिस्टेंसेस यहां से मेजर करने हैं, तो ये गलती ना कर देना, ठीक है। तो यहां पर मिस्टेक हो सकती है, तो ये जो है पहले क्लियर हो जाए, ठीक है ना, मिस्टेक हो सकती। मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, ताकि आपके नोट्स में जाए, आपको पता रहे और आप असली पेपर में मिस्टेक ना करके आए। तो अब म्यू2/v माइनस म्यू1 जहां से रे आ रही है, यानी हवा। u कितना लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा बच्चों -10। क्यों, क्योंकि ये 4 है और ये 6, 4 + 6 10 इज इक्वल टू म्यू2 यानी कि 4/3 माइनस म्यू1 जहां से रे आ रही है अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो है ये -2 होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे किधर की तरफ है, राइट साइड। ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। तो हो गया। अब मैं आंसर निकाल लेता हूं, 4/3v इज इक्वल टू 4/3 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा -1/, ये आ जाएगा -1/3, तो -1/6 और ये -1/10 आ गया, ठीक है। और अब मेरे को बस सॉल्व करना है। तो 4/3v क्या ले भाई, कॉमन 2 ले लेते हैं, और क्या 1/3 प्लस 1/5, तो 15, ये 8, ये 2, ये माइनस, ये 4/3v, तो v की वैल्यू क्या आ रही है 15/3, 5 आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव आ रही है। दिस इज कमिंग आउट टू बी -5, तो ये वैल्यू आ रही है -5, -5 mm कहां से, फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। लेफ्ट में, मतलब माइनस लिख दिया तो अपने आप ही वो, है ना। ये देखो, तो 4 है, ये 2 आ जाएगा, माइनस 5 से जब 15, 15 + 7 8 से 2, 2 कटा, और v की वैल्यू 15/3 -5 आ गई। ठीक है, तो हो गया। आगे ये करवा रखा है भाई, है ना, आंसर बता दो भाई, है ना, करवा रखा। 2016 एडवांस में। क्या कह रहा है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस 30 cm in front of the curved surface of the image, an image of double the size of the object is produced due to reflection from the convex surface of the lens. Another faint object image is observed at a distance of 10 cm from the lens, which the following statement is are true। ये 2016 वाला पेपर है वही। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तो प्लेनो कॉन्वेक्स ये रहा लेंस, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ अ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो इसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो बोल रहा था वो ले लिया n। अब क्या कह रहा है, व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 cm अवे इन द फ्रंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस, तो कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस यानी कि 30 सेंटीमीटर यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां से ये देखिए 30 सेंटीमीटर दूर हमने रखा है। तो क्या हुआ, एन इमेज ऑफ डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब इमेज की जो साइज है वो डबल हो गई है। लेकिन अब ये m की वैल्यू दोनों हो सकती हैं +2 और -2, तो ये हमें पता नहीं, क्योंकि अगर बोला जा रहा है कि साइज डबल है तो वो अब सेम मतलब डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है। तो +2 और -2 दोनों वैल्यू हो सकती है। ड्यू टू आगे लिखा हुआ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स सरफेस,
ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द convex surface of the lens another faint image is obtained at a distance of 10 cm. मतलब यहां पर अगर थोड़ा सा एक मिरर मानने की कोशिश करें तो क्या हुआ, you know, due to reflection from the convex surface of the lens another faint image is observed at a distance of 10 cm from the lens. अच्छा, किसी के मन में ये ना हो कि पहले रे इधर जाएगी और फिर इधर वापस जा रही होगी तो फिर रिफ्लेक्ट करेगी, नहीं, रिफ्लेक्शन सिर्फ एक ही जगह से हो सकता है, तो यहां से हो सकता है। तो रे जाएगी तो पहले यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और कुछ ट्रांसफर अभी रिफ्लेक्ट कर देगी। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, है ना, कि मैथ्स के सर जो है पढ़ा रहे हैं तो उनकी चश्मे में आपको ट्यूबलाइट भी दिख जाती है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन साथ साथ चल रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस अनदर फेंट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो अब देखिए, यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद अब जो इमेज बन रही है वो 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है, तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ बन रही होगी, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो है इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। तो सबसे पहले आर निकाल लो, ठीक है। तो कैसे आर निकालूं, तो मैं देखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाता हूँ, और इसके अंदर मेरे को f चाहिए तो मैं f का साइन नहीं डालूंगा, मेरे को f चाहिए, मैं f का साइन नहीं डालूंगा, मैं u और v का साइन डालूंगा। तो v यहाँ पर कितना बच्चों, +10, u यहाँ पर कितना है -30, का साइन डालना नहीं, अपने आप साइन के साथ आएगा, क्योंकि u की वैल्यू -30 डाल दी है, v की वैल्यू हमने +10 डाल दी है। तो अब देखिए 1/f क्या आ रहा है, 1/10 कॉमन ले लिया, 1 - 1/3, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 30/3 - 1 2, तो 15 आ रही है, प्लस में आ रही है 15, तो ये 15 तो मेरे को मिल गया। तो इसकी भैया फोकल लेंथ है 15, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, यहाँ पर इसके लिए तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो r/2 होती है, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मिल चुका है 30, ठीक है ना, तो 30 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मिल चुका है। आगे आगे बढ़ते हैं भाई। पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 2.5। अब देखिए जो लेंस है उसके लिए भी जो है हमें सोचना है ना, तो उसके लिए हम कैसे सोचें, क्योंकि उसके लिए तो सिर्फ m दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस सरफेस इज 45 सेंटीमीटर, ये तो नहीं है क्योंकि ये 60 आ रहा था, और फेंट इमेज इज इरेक्ट एंड रियल, हाँ ये सही है, क्योंकि जो फेंट इमेज होगी वो किसकी वजह से बनेगी, कॉन्वेक्स की वजह से, और कॉन्वेक्स हमेशा जो बनाता है इमेज इरेक्ट बनाएगा और कैसे बनाएगा, रियल बनाएगा, सॉरी वर्चुअल बनाएगा, वर्चुअल, ओह ये तो वर्चुअल होगी, ये रियल बोल दी ना, इरेक्ट होगी बट वर्चुअल होनी चाहिए, मतलब सेम मतलब कह लीजिए साइड में होती है लेकिन वो वर्चुअल होती है, तो ये गलत हो रहा है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज दिस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज दिस, तो ये दो पॉइंट्स के लिए मुझे लेंस का फोकल लेंथ निकालना ही पड़ेगा, तो फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मुझे मिल चुका है, तो अब मैं इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देता हूँ। कौन सा भाई, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सर आपको कैसे पता लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूले तब यूज करते हैं जब फोकल लेंथ निकालनी हो, क्योंकि ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, याद है 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 1/r1 minus 1/r2, दिस इज व्हाट लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज। तो आइए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f, म्यू पता नहीं क्या है, n-1 कर दो, बार तो एयर है, 1/r1, तो पहला जो सरफेस है वो हमारे पास कैसा है, r रेडियस का है तो पॉजिटिव है, तो 1/r पॉजिटिव दे दीजिए, कितना था भैया 30, r कितना निकला 30, है ना, और माइनस दिस, तो ये तो हमारे पास इंफिनिटी है ना, तो अब ये मेरे पास इक्वेशन एक बन गई है ना, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपको n नहीं पता, लेकिन आपको मैग्निफिकेशन दे रखी है, u दे दिया और मैग्निफिकेशन दे दी। अब जो ये लेंस है वो है हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह हम इसको ट्रीट करवा सकते हैं, तो अब मैं वो इंफॉर्मेशन यूज करने जा रहा हूं। तो देखिए 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है ना, ये लेंस का हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u,
तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अब मैग्निफिकेशन जो है वो डबल कर दिया गया, मतलब उसकी वैल्यू दे दी गई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2। अब +2 है कि -2 है तो उसके बारे में अभी आइडिया नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला तो है ही है, लगाते हैं। ठीक है, यू आपको जरूर दे रखा है, तो वी को रख दो mu, 1/mu माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u क्या आ रहा है, इसको mu रख दिया ना, v को रख दिया mu, तो याद आएगा 1/m माइनस 1/f। तो चाहिए क्या, f चाहिए, तो f की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ जाएगी mu/1 माइनस m, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, f चाहिए था तो mu/1 माइनस m नीचे आ गया। तो ये मेरे पास फोकल लेंथ आ रहा है। ठीक है, तो अब फोकल लेंथ कैसे निकालूं, m की वैल्यू 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, और u की वैल्यू तो हमें पता डेफिनेटली, वो कितनी है, -30, क्योंकि लिखा हुआ है कि 30 डिस्टेंस सेंटीमीटर दूर हमने कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस से रखा था। तो ये मेरे को पता चल गया है कि u की वैल्यू तो -30 ही है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया, m -30/1 माइनस m, ये आ रहा है। अब m के बारे में हमें पता नहीं कि +2 है कि -2, अब वो कैसे इसको हम खत्म करें कि भैया कंफर्म हो जाए कि m पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप क्या करो, m की वैल्यू यार डाल के देख लो। ठीक है, अगर आप मान लो m डालोगे पॉजिटिव, 2 डालोगे तो 1 माइनस एफ ये आ जाएगा, 1 माइनस एफ में ये पॉजिटिव डालने पर नेगेटिव आएगा, ऊपर भी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव। और अगर आप मान लीजिए m की वैल्यू नेगेटिव डालते हो तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस माइनस तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। और अगर m को आप पॉजिटिव डालते हो तो ये नेगेटिव आएगा, और 1 माइनस 2 ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो अगेन नेगेटिव बाय नेगेटिव एक हमारे पास टर्म आ जाएगी, तो फोकल लेंथ फिर से पॉजिटिव। तो इसका मतलब अभी हमारे पास श्योरिटी नहीं है। हाँ, अगर मान लो चेक करना होता तो मैं इस तरह से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो फोकल लेंथ है वो तो पॉजिटिव आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या आती है, पॉजिटिव आती है, कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आती है। तो मुझे पता कि ये टर्म पॉजिटिव है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई दोनों ही केसेस में ये पॉजिटिव दे रहा है। तो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास मिसिंग हो गई। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना लें, 20 सेंटीमीटर लें, अब वो बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, तो चेक करते हैं भाई। तो यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू दे रखी है, और m की वैल्यू जो है वो 2 लेके, और एक बार जो है -2 लेके, जरा वैल्यू भी देख लेते हैं क्या आ रही है, सेम ही आ रही होगी, देखें जरा, एक बार 2 लीजिए, -60, और नीचे आ गया -1, तो 60 आ गया। ठीक है, एक बार आप क्या करिए, -2 लीजिए, ये ऊपर 60 आ जाएगा, और -2 लोगे, m की वैल्यू -2 डालोगे तो 1 + 2 हो जाएगा, तो नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ रही है। अब ये 20 होगी कि 60 होगी, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, तो अब इसको कैसे चेक करें, तो ये दे रखा है हमारे पास 1/f का फॉर्मूला, और n-1 ग्रेटर देन क्या है, n-1 ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये चीज क्लियर है। तो इसका मतलब f की वैल्यू 1/f की जो वैल्यू है वो आ रही है n-1/30, है ना, तो इसका मतलब 30/f जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यहां से दिख रहा है आपको, देखो 1/f/30 इज n-1। अब n-1 जो है वो तो 1 से नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, इसमें तो कुछ n-1 तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और दोनों ही केसेस में 0 से बड़ा आ जाएगा, तो यानी कि अगेन यहाँ पर हमारे पास डेटा मैच नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन 60 है और 20 है, तो दोनों ही मैच कर सकते हैं, क्योंकि आप 60 भी ले सकते हैं और 20 भी ले सकते हैं। तो ऑप्शंस को देखें, क्या ऑप्शन में मस्ट लिखा है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज मस्ट, नहीं, तो मैच कर रहा है, तो 20 हम ले सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 2.5, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। अब इसको मैं कैसे चेक करूं, एक बार फोकल लेंथ को 20 डाल के देखूं,
तो 1/20 और ये 30 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा n-1। n की वैल्यू क्या आ रही है 1 + 1.5 तो 2.5 आ रही है, यानी कि मैच कर रहा है। तो 60 के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए। तो आंसर जो है ए और डी हमारे पास आ गए। तो 20 के साथ मैच कर लिया, तो कर सकता है मैच, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास यहाँ पर 15 सेंटीमीटर एक में आई थी, सॉरी इसकी आई थी हमारे पास इसकी जो ये कर्व्ड सरफेस है, तो उससे हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला। फिर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करी गई। मैग्निफिकेशन 2 दे रखी थी, तो +2 और -2 दोनों होना चाहिए था। तो ये हमने जो है यहाँ पर चेक करना था कि +2 और -2 दोनों, और उसके बेसिस पर हमने जो है फाइनली कंक्लूड करा कि भैया 20 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, और एक थोड़ा सा सोचते हैं, जैसे कि लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस एक किस तरह के मिरर के साथ उसकी जो है यू और बी मैच करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, तो उसमें यू और बी सेम आते हैं, बस वो रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड चेंज हो जाता है। ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकती है कईयों के लिए। जो कॉनकेव मिरर होता है उसके यू और वी और कॉन्वेक्स लेंस के यू और वी सेम आते हैं, बस साइन उनके थोड़े से अलग होते हैं। जैसे अगर मान लो कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ है एफ, उससे हमने किसी 20 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो उसकी इमेज कहीं पे बन रही है, सेम इमेज बन रही है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉनकेव मिरर की जहां पर इमेज बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस की भी भाई वही सेम जगह पर इमेज बनती है, बस साइन ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा था। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करेगा, एक कॉनकेव मिरर की तरह। तो कॉनकेव मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो मैग्निफिकेशन जो है -v/u अगर आप लगाते हो, -v/u, तो लेफ्ट साइड में पड़ा है। और अब इसके अंदर जो है केस वर्चुअल वाला भी होता है और रियल वाला भी होता है ना। कॉनकेव मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट, जरा आप सुन सकते हो आराम से, मैं स्लो से ही बोल लेता हूँ कि कॉनकेव मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है एफ और पोल के बीच में है, तो इमेज एनलार्ज वर्चुअल बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है एफ और सी के बीच में, तो इमेज बनती है एनलार्ज लेकिन रियल बनती है। तो इन दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन के जो साइन देखोगे तो ऑपोजिट भी आ रहे हैं, एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब हम जो सोच रहे थे वो सही है, पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। अब लेकिन जो क्वेश्चन ने डेटा दिया है उसके हिसाब से इसकी फोकल लेंथ 20 थी, तो इसका मतलब ये बियॉन्ड फोकल लेंथ पड़ा है। तो इसका मतलब ये केस कौन से वाला होगा, रियल वाला, रियल इमेज वाला। और रियल इमेज के अंदर जो मैग्निफिकेशन आ रही है कॉनकेव मिरर के अंदर, उसका साइन देख लो, तो क्या साइन आएगा, -v/u है, तो v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसके अंदर भी नेगेटिव आएगा, तो मैच कर गया डेटा सारा का सारा। तो यानी कि आपको -2 लेना चाहिए था। और एक बार चेक कर लें, -2 लेके ही आ रहा है ना हमारे पास, हाँ -2 लेके आ रहा है, 2 लेने से 60 आ रहा है, -2 से 20 आ रहा है। तो हमने जो है बाल की खाल उखाड़ी है और क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो मैंने m की वैल्यू -2 ली है। हमें कैसे सपना आया -2, क्योंकि मैंने देखा कि -2 से डेटा प्रॉपर मैच कर रहा है, इसलिए हमने उसको -2 को सिलेक्ट करा। तो सर इसका आंसर मतलब 60 सेंटीमीटर भी हो सकता था डेटा के हिसाब से। देखिए, अगर आप 60 सेंटीमीटर लेते हो तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर ये 60 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पोल और एफ के बीच में, तो ऐसे ले केस में जो है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाती है, तो 2 लेके भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज जो है यहाँ पर हमें देखनी थी, बट हाँ ऑप्शंस के हिसाब से मैंने 1 और 4 को सही बोला। तो 60 सेंटीमीटर भी मैच तो कर रहा है, क्योंकि उस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और एफ के बीच में होगा, तो इमेज जो है वो वर्चुअल एनलार्ज्ड बनने वाली है। आगे आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नेक्स्ट 2010 में आया भाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कह रहा है कि एक बाई कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस। तो सर ये
ब्रदर कन्वेक्स लेंस क्या है? अरे ब्रदर नहीं है, भाई नहीं है, बाई 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 कन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ अ थिन बाई कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25, तो यहां से ये कितना सेंटीमीटर दूर है? 25। तो is moved from a distance of 25 centimeter in front of it to 50 centimeter. तो सर हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तब है जब इसको दूर लेके जाओगे, तभी पॉसिबल है। पास में लेके आओगे तो फिर कैसे 50 सेंटीमीटर दूर ले जाओगे? तो कुछ ऐसे इसको दूर लेके गए। द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज चेंजेस फ्रॉम M25 to M50. द रेशियो ऑफ M25 to M50 is, तो अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थोड़ी देर पहले, क्या ट्रिक बताई थी कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस है ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? कॉनकेव मिरर की तरह। तो मैं यहां पर कॉनकेव मिरर की तरह सोच लेता हूं। जी हाँ, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, आंसर सेम ही आने वाला है। जी हाँ, ये ट्रिक है, ठीक ना। तो मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी क्या है जिसके अंदर आप फॉर्मूले डाल के आंसर वगैरह निकालोगे। वैसे इसमें भी मेरे को फॉर्मूले तो डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो जब 25 सेंटीमीटर दूर पड़ा है तो कुछ मैग्निफिकेशन आएगी। कितनी आएगी? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मैग्निफिकेशन का? V अपॉन U, ठीक है ना। तो V अपॉन U लगाएंगे, या इसमें देख लो, इसमें क्या लगाएंगे? माइनस V अपॉन U। तो मर्जी आपकी, किसी में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर लो या इसमें कर लो, आंसर सेम आने वाला, मैग्निफिकेशन सेम आती। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, कनकेव मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेता हूँ, थोड़ा ईजी है। तो ये 20 है, ये 25 है, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला में लगा रहा हूँ। ऐसा करो, आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप तो लेंस फॉर्मूले से कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो अपना आंसर मेरे मिरर फॉर्मूले के साथ मैच करा के देखना। और किसी को अगर इसके मन में है कि सर इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल ही है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या है? नेगेटिव है। तो जब आप u मान लो कुछ डाल रहे हो, जैसे इसके अंदर u की वैल्यू u डाली, ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ दे ही देता हूँ। इसमें आप जब u की वैल्यू कुछ डालोगे, ये जनरल फॉर्मूले दोनों, अब मैं स्पेसिफिकली इसके लिए लगाता हूँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो ये आएगा पॉजिटिव, यानी कि ये आप यूज कर सकते हो। और जब आप ये लगाओगे किसके लिए? मिरर के लिए, तो बस ये फोकल लेंथ क्या हो रही है? नेगेटिव। तो यहां से आप जरा 1/v देखो क्या आ रहा है। तो 1/v आपको क्या मिलेगा? 1/v मिलेगा -1/f और -1/u। ये मिरर है, तो मैं मेंशन कर देता हूं, ये है और मिरर। तो मिरर के लिए हमें इस प्रकार से 1/v मिलने वाला है। और अगर मैं लेंस के लिए करता हूं, फॉर लेंस मैं 1/v निकालना चाहता हूं, तो ये क्या आ रहा है? 1/f प्लस 1/u आ रहा है फॉर लेंस। तो अब देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है? सेम ही तो आ रही है। तो अभी आप बैक में जाके, जो अगर कोई आपको नहीं समझ में आया, अब आप बैक में जाके चेक कर सकते हो। तो मैं यही तो बोल रहा था कि जो वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए आती है वही कॉन्वेक्स लेंस के लिए आती है v की, बस साइन ऑपोजिट होता है ना। तो ये तो चीज बताइए, तो प्रूफ भी दे दिए। तो इसलिए आप अपना जो है दिमाग ग्रो करिए, कोई भी चीज मैं बता रहा हूँ उसका प्रूफ है। जय लॉजिक का मतलब ये है, बच्चे आगे नहीं बढ़ने देते क्लास में कि सर ये कैसे है, इसका लॉजिक दो, इसका लॉजिक दो, कोई भी चीज इसका लॉजिक दो। तो ये हर चीज का लॉजिक आपको दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ पर आप फोकल लेंथ दे रखी है, तो अब आप क्या करें? v निकालेंगे, फिर v/u करेंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं मिरर के लिए एक फॉर्मूला सा बना लेता हूँ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और v का फॉर्मूला जो है वो हम mu लगा देते हैं, माइनस mu लगा देते हैं, है ना। तो v का फॉर्मूला मैंने माइनस mu लगा दी, तो माइनस mu लगा दी। तो मैं मिरर से कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको लेंस से भी कर सकते हो, सेम आंसर आना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/u और +1/u, v की वैल्यू -mu, ये आ गई 1/f। इससे आप m निकालो, तो 1 - 1/m और 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया।
1/u कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/, नहीं मेरे को ऐसे करना नहीं चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, माइनस एम बाई यू जो है इसको लिख दो 1/f माइनस 1/u, और अब m निकाल लो, ये एलसीएम ले लो यहाँ पर, एफ यू माइनस एफ माइनस 1/mu, यहाँ से आप m निकालो क्योंकि देखो हमें m जो है ना वो चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा एफ यू कट गया तो ये आ जाएगा एफ अपॉन यू कट गया, एफ अपॉन एफ माइनस यू आ गया। तो अब आप जब रेशियो लोगे तो ये हमने देखिए अभी जो निकाला है जनरल फॉर्मूला निकाला है, तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए, m25 अपॉन m50 चाहिए, है ना। तो वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर एक बार u डालोगे और दूसरी बार u चेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा f माइनस 25 वाला u, 25 के लिए u क्या है -25 है, और 50 के लिए u क्या है -50, और फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ मैं तो इसकी नहीं बात कर रहा उसकी बात कर रहा हूँ, -20। तो देखो फोकल लेंथ को मैं -20 डालूंगा तो देखो -20 प्लस 50 अपॉन -20 प्लस 25, देखो क्या आंसर आ रहा है, नीचे आ रहा 5, ऊपर आ रहा 30, 6 आंसर आ रहा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा। तो मिरर के लिए और लेंस के लिए सेम ही होती है, मैग्निफिकेशन सेम ही आती है। अगर कोई बोले कि सर मैग्निफिकेशन सेम आती है, इसका भी प्रूफ दे दो, ये लो भाई, यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होती है -v/u, यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आती है v/u। u देखो दोनों के लिए सेम रख रहे हैं, कईयों के मन में हो कि सर u का साइन चेंज करो ना, u दोनों के लिए सेम रख रहे हैं। v जो है मैंने प्रूव कर दिया इसका और इसका ऑपोजिट साइन का है, तो भैया मैग्निफिकेशन जो है यहां पर और यहां पर क्या आ जाएगी, सेम ही तो आ जाएगी, क्योंकि u सेम है, यस सर। मैग्निफिकेशन में v आ रहा है, यहां पर -v है, यहां पर v, इसका मतलब v का साइन अलग अलग है, और वो तो मैंने अभी प्रूव कर दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि m सेम आता है। तो मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्केव मिरर बोथ आर सेम, और ये सेम थ्योरी अगर कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर उसके अंदर भी वैलिड है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस में भी थ्योरी वैलिड है। बट क्या इस थ्योरी का फायदा होता है, कई बार हो जाता है, जैसे एक को आप पकड़ के, जैसे लेंस की जगह आप मिरर की आपने खूब प्रैक्टिस कर ली, तो मिरर के बारे में आपको सब पता चल गया, तो आप लेंस को हटा के मिरर बना के जो है चीजें कर सकते हो। जैसे लेंस के अंदर कहाँ पर इमेज बनेगी इसका आइडिया आपको मिल जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े फास्ट कर सकते हो। जैसे इमेज कहाँ पर बनेगी, तो आपने सारी चीजें रटी हुई हैं किसकी, कॉन्केव मिरर की, अब लेंस आ गया तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा हाँ यार इमेज यहाँ पर बन रही है, और ऑप्शंस देख के जो आप कई बार टिक कर सकते हो, तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, बस इतना ही फायदा है। आगे आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब सिलेबस में नहीं है वैसे, लेकिन हाँ जेई मेंस के अंदर कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ गए हैं, पहले के सिलेबस में था, तो करना चाहिए डिस्कस कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डिलीट। वैसे डिस्पर्शन वगैरह तो आना चाहिए। ये करते हैं। कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 40 सेंटीमीटर। इट इज एट द बॉटम ऑफ अ ग्लास दैट हैज वाटर फिल्ड अप टू 5 सेंटीमीटर। A small particle is floating on the surface of water. Its image as seen from directly above the glass is at a distance of d from the surface of water. The value of d is close to. फिर से पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अब बोलो सर आगे क्वेश्चन कैसे कर लोगे। अरे वाह सर क्या तोप चीज बताइए आपने, हम तो इंप्रेस हो गए। देखो भाई हम कहां से देख रहे हैं इसको, वो मैटर करता है। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ना चीजें समय समझनी होती है, ऑब्जेक्ट किधर, इमेज किधर, कहां से देख रहे हो, ऑब्जर्वर किधर, है ना। तो कॉनकेव मिरर हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया। इट इज एट द बॉटम ऑफ अ ग्लास दैट हैज वाटर फिल्ड अप टू 5 सेंटीमीटर।
If a small particle is floating on the surface of water, its image is seen from directly above the glass. Directly above the glass. Glass is at the bottom of a glass. The concave mirror has a radius of curvature of how much? 40 centimeter. It is at the bottom of a glass that has water. अच्छा ये ग्लास है ये, ओके ओके, इसको ग्लास कह रहे हैं. 5 सेंटीमीटर तक इसमें भर दिया. If a particle is floating on the surface of water as seen from the directly above the glass, it is at a distance of d from the surface of water. The value of d is close to refractive index 1.33 होना चाहिए था, इसको चेंज कर लो 1.33. अटेम्प्ट दे लो भाई, ठीक है. तो आपने अटेम्प्ट दिया है, आइए डिस्कस करते हैं. तो इस तरह का क्वेश्चन एक मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया था, है ना. तो वैसे ही अब मैं यहाँ पे देखो प्रोसीड करूंगा. तो हमारी आंख यहाँ कहीं है, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, वहीं दिख जाएगा जितना ये डिस्टेंस होगा. अब इसकी इमेज देखते हैं. अब इसकी जो इमेज है कहां पर बनेगी, तो वही पूछ रहा है. द ग्लास इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर. इसकी इमेज कहां पे बन रही है पता नहीं, वो डिस्टेंस है डी, यहां का इमेज बन रही है और ये डिस्टेंस जो है ये डी है. तो मैं लिख देता हूं, ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये जो है इसकी क्या है, इमेज है. अब देखो मैं दिमाग कैसे लगा रहा हूं. जो स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं चैट में कि सर कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं, तो थोड़ा बताइए. तो मैं अब ध्यान से सुनो, मैं कैसे सोच रहा हूँ. सारी थिंकिंग जो मेरे दिमाग के अंदर है वो मैं वर्बल कम्युनिकेशन से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ. तो मैं ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, अब मैं रे डायग्राम को विजुलाइज कर रहा हूँ. तो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ आई कैन डू इट. अब मैं रे डायग्राम को विजुलाइज कर रहा हूँ. तो रेज आर कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो रेज आ रही हैं आड़ते आड़ते आड़ते, फिर यहाँ से टकरा रही हैं और फिर मेरी आंखों पर आ रही हैं, है ना. तो सबसे पहले मुझे जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर पहुंचना चाहिए. तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन वगैरह कहां पर हो रहा है, रेज आएंगी ऐसे, तो इसका मतलब यहां पर बैठो. सबसे पहली एनालिसिस यहां पर होनी चाहिए. उससे पूछो ये क्या है, मिरर है. मिरर है तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा दो, ठीक है ना. तो ये मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कितना भाई, इसका रेडियस ऑफ कितना है 40 सेंटीमीटर. तो 20 हो गया ये फोकल लेंथ, -20, क्योंकि ये कॉन्केव है तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी. और हम यहाँ पर बैठे हैं तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस दूर है 5 सेंटीमीटर, तो -5 और ये 1/b लगा, है ना. तो यहाँ पर हम बैठे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नीचे की तरफ होगा, इसको पॉजिटिव लो. अब ये डिस्टेंस हमें 5 सेंटीमीटर ही दिखेगा क्योंकि हम किसके अंदर है, हम पानी के अंदर है. पानी के अंदर पानी का डिस्टेंस सेम. प्रेंसोमाइट क्या बोला, पानी के अंदर पानी का डिस्टेंस सेम. तो अब आगे v के साइन में डालो और अब सॉल्व करके आंसर निकालो. 1/5 माइनस 1/4, तो v की वैल्यू 5 4 जा 20, 20 में 3 डिवाइड कर दो, पॉजिटिव है. ये तो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है. तो अब देखो पॉजिटिव आ रही है, इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं कैसे फटाफट, क्योंकि अगर ये मेरे पास पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब नीचे कहीं पर बन रही है इमेज. तो अगर नीचे कहीं पर बन रही है तो मैं फोकल लेंथ देखूंगा तो कितनी है 20 और ये है 5 सेंटीमीटर, तो सही है क्योंकि बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इमेज जो है वो वहां पड़ेगी, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में बनेगी, ये हमें पता होता है. तो देखो जो ये चीजें हमें पता है इससे हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि कहीं गलती हो रही हो तो हमें पता चल जाएगा. ये अब ये आ गया कितना हमारे पास, यहाँ कहीं 20/3. अब मैं इसको कहां से देख रहा हूं, बाहर से देख रहा हूं. तो ये सारा का सारा जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया 5 + 20/3. इसको मैं बाहर से देख रहा हूं तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे 1.33 से. तो इसे हम 4/3 से डिवाइड कर देंगे, बस आंसर आ गया. क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, पानी का डिस्टेंस है. आप पूछो. ओके, उड़ीसा से आवाज आ रही है. स्टूडेंट इज आस्किंग कि सर ये डिस्टेंस तो हवा का है, ये डिस्टेंस हवा का है. अरे भैया ये डिस्टेंस पानी का है, क्योंकि इमेज जो है वो यहां बन रही है. इसका मतलब क्या है कि जो रेज आ रही हैं यहां पर वो रेज कहीं ना कहीं एक्सटेंड करोगे तो यहां से निकल रही होंगी, 20/3 से निकल रही, ठीक है. तो 20/3 से वो रेज निकल रही है. तो
अब आगे समझ में आ गया है तो आंसर देख लेते हैं। ये हो जाएगा 15/4, डिवाइड कर रहा हूं ना 4/3 से, तो 5 डिवाइड बाय 4/3, 5 15/4, 20/3 डिवाइड बाय 4/3, तो 20/4 आ जाएगा, यानी कि 5। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 है तो 3 जा 12.30 है, 7 जा 28, 20 है तो 5, 8.75 मेरे पास आंसर आ रहा है, 8.75। तो आई एम गेटिंग दिस। ठीक है, तो 1.33 था, मैंने उसको 4 लिया था, दैट्स वाई थोड़ा सा हल्का सा अलग हो सकता है। तो 8.75 मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हो गया ये सवाल और हमने कर डाला। ठीक है ना, लाइफ झिंगा लाला, क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉनकेव मिरर फॉर फेस व्यूइंग हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.4। ठीक है, द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस इन ऑर्डर टू सी योर इमेज अपराइट विद द मैग्निफिकेशन ऑफ 5 इज। अरे ट्राई कर ले यार, ट्राई। ये तो क्लास में कराया है, क्लास में कराया भाई, कराया हुआ है। छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का एग्जैक्ट नहीं करा, आंसर तो 3D है, क्लास में कराया, कराया हुआ है भाई। वो ट्रेन जा रही है आगे plane mirror M1 M2 are inclined to just such that light of inside to mirror reflected from the mirror foot, the angle between the mirror is। देखो 2 प्लेन मिरर्स हैं हमारे पास, M1 है और M2 है। तो ये M1 हो गया और एक क्या हो गया, M2। तो आर इंक्लाइन टू ईच अदर सच दैट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन M1, ये देखिए M1 है, ये M2 है, दैट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ये आ गई। ठीक है, to the mirror M2 is reflected from M2 parallel to the mirror M1, ऐसा कुछ। तो इनके बीच का एंगल